नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड भूगोल ज्योग्राफी विषय के बारे में, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन फर्स्ट जी, जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। इस लेसन में कुछ नोट्स बने हुए हैं। नोट्स के आधार पर मैं आपका ये सब्जेक्ट है, जो लेसन है, इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। तो ध्यान दीजिए और समझिए कि ज्योग्राफी, मानव भूगोल, प्रकृति और क्षेत्र जी। ज्योग्राफी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है GEO जियो, एक है ग्राफी GRAPHY ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का क्या होता है वर्णन करना। मतलब हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसके ऊपर सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, कहाँ नदी, पठार, जल, वायु, वातावरण कैसा है पृथ्वी का। आप एक बात मान के चलें, आदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा है और उसमें आपको रुचि है, तो इसका मतलब आप लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट, मतलब आपने प्रत्येक सब्जेक्ट का 60% पढ़ लिया है। 60% आप प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बनाई जाती है। सभी सब्जेक्ट का एक मिला हुआ रूप है। ठीक है, अर्थात पृथ्वी पर जो तत्व हैं जैसे मृदा, जलवायु, जल आदि, इन सभी का अध्ययन करना और वर्णन करना, ये हमें क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, इरेटोस्थेनीज ने किया था। सबसे पहले उपयोग किसने किया था इसका, इरेटोस्थेनीज ने इसका उपयोग किया था। भूगोल शब्द सबसे पहले इन्होंने किया था। इसी कारण इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं, तो ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। बिल्कुल। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना, जियोग्राफी, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, और पृथ्वी के वर्णन में मृदा, जल, वायु, पठार, पहाड़ी आदि का वर्णन करते हैं। और ज्योग्राफी जो शब्द है उसका उपयोग सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने किया, इसीलिए इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का पिता भी कहते हैं। द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरेटोस्थेनीज। पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदले रूप का वर्णन क्या है, ज्योग्राफी है। पृथ्वी का हम वर्णन कर रहे हैं, और जब पृथ्वी में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं और परिवर्तन के आधार पर हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। और जो ज्योग्राफी है, भूगोल जो है, इसकी दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है कि 11th क्लास में की बुक है, 11th क्लास के अंदर भौतिक भूगोल के बारे में जानकारी दी जाती है, जबकि 12th क्लास में मानव भूगोल के बारे में जानकारी दी जाती है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो भौतिक भूगोल में तो हम वर्णन करते हैं भाई, धरती की परतें, मिट्टी, जलवायु, वाष्प, घनत्व, पहाड़ी, पठार, है ना, घाटियाँ, इन सब का वर्णन हम करते हैं भौतिक भूगोल के अंदर। जबकि मानव भूगोल के अंदर हम मालूम करते हैं मानव का समाज, संस्कृति, रहवास, खान पान, ठीक है, प्रकृति के अनुसार वो कैसे जीवन रहता है, कैसे प्रकृति के अनुसार अपने आप को कैसे उठालता है, कैसे कैसे
प्रकृति के अनुसार अपने खाने पीने की सुविधाओं का वो अर्जन करता है, किस तरह का उसका निवास है, इन सभी का वर्णन हम करते हैं मानव भूगोल के अंदर। इसी के अंदर एक भूगोल वेत्ता हैं, जर्मन के हैं, रेडजेल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है रेडजेल के अनुसार, जिन्हें रेडजेल को हम कहते हैं आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। जो आधुनिक भूगोल है उसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी और उसको अच्छे से समझाया, इसलिए इनको हम आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। इनकी एक बुक है, बुक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है, में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि मानव को जीवित रहना है तो वातावरण से उसको सहयोग मिलना ही चाहिए। आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से ऑक्सीजन आती है। तो मानव किसके ऊपर डिपेंड है? पेड़ पौधों के ऊपर जीवित रहने के लिए। पीने के लिए पानी कहाँ से आता है? नदियों से, नहरों से, तालाबों से वर्षा का पानी आता है। तो ये सब किसमें? प्रकृति के अनुसार है, वातावरण है। तो यदि मनुष्य को जीवित रहना है तो वातावरण के साथ समायोजित करके ही रहना पड़ता है। रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मानव भूगोल की कई सिद्धांत दिए। और एक अपने बुक थी इसकी एंथ्रोपोजोग्राफी। तो इसमें एंथ्रो शब्द जो आएगा जहाँ भी आए तो इसका मतलब क्या है? मानव भूगोल की ही हम बात करने वाले हैं। एंथ्रो जहाँ भी आ जाए, एंथ्रोपो जो शब्द है जहाँ आपको मिल जाए लगा हुआ, तो इसका मतलब हम मानव भूगोल की ही बात उसमें करेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा। अब ये तो मालूम चल गया कि ज्योग्राफी का जनक कौन है। ये तो ज्योग्राफी का जनक है, परंतु आधुनिक मानव भूगोल, आपके क्वेश्चन आ जाए आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, तो कौन है? रेडजेल, ठीक है। इनकी एक बुक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है। कौन सी बुक थी? एंथ्रोपोजोग्राफी। मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ते पढ़ते ही कुछ क्वेश्चंस को, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको हम याद कर चलें, जिससे हमें आगे दिक्कत ना आए। तो रेडजेल की बुक थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी, जो मानव भूगोल के बारे में विस्तार से वर्णन करती है। और उन्होंने कई सिद्धांत दिए, इसलिए इन सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में क्या करेंगे हम? मानव भूगोल में हम बात करेंगे किसकी? मनुष्य की और वातावरण की। मनुष्य और वातावरण के बीच कैसा क्या संबंध है उसके बारे में हम बात करेंगे मानव भूगोल के अंदर। तो रेडजेल कहते हैं आपके, तो रेडजेल कहते हैं कि मानव भूगोल मानवीय समाज और धरातल के बीच, मानव भूगोल मानवीय समाज और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषण अध्ययन है। और धरातल जब शब्द आ जाए तो कौन सा है? भौतिक भूगोल का भाग है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का एक समाज है, इनके बीच संबंध है, ठीक है। उसी क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। समझ में आ रही है आपको ये डेफिनेशन जो रेडजेल ने कहा है कि मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मानवीय क्रियाएं, जो वातावरण है और मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव जैसे खान पान, रहना, उठना, बैठना, सोना, जो भी है, खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए,
ठीक है, ये सब कहाँ से प्राप्त होगा उसे? ये सब उसे प्राप्त होगा कहाँ से? वातावरण से, भौतिक वातावरण से प्राप्त होगा। तो इनके बीच संबंध है तथा और विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। बहुत ही सटीक और सिंपल भाषा है। यदि आपसे कोई पूछे मानव भूगोल क्या है, तो मानव व वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नगरीय भूगोल में नगर संबंधी है, कैसे नगर बसा करते थे, कैसे मकान किससे बना करते थे। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल मिला जुला है। इसमें समाज में मुखिया कौन होता है, किस तरह का हम लोग समाज, किस तरह के कितने लोग मिलके रहते हैं, शादी है तो कितने लोग जाते हैं, ठीक है। राजनीति भूगोल है, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, जिसमें आवास संबंधी बात करेंगे। आर्थिक, भाई अब मनुष्य है, रहेगा, खाएगा, पिएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे उसका खाना आएगा, तो ये किस में आता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। चिकित्सा भूगोल, बीमार हो गया कैसे वो ठीक करते थे, कौन सी जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे, ये आता है आपका चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आपका अगला टॉपिक नियतिवाद। नियतिवाद, निश्चितवाद या प्रकृतिवाद। नियतिवाद, निश्चितवाद या प्रकृतिवाद। देखो, नियति, निश्चित या प्रकृतिवाद, इसका अर्थ है कि जो मनुष्य है वो पर्यावरण से घिरा हुआ है। मनुष्य चारों ओर से पर्यावरण से घिरा हुआ है। मनुष्य चारों ओर से पर्यावरण से घिरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें नियति, नियति मतलब प्रकृति, वाद मतलब विचार। नियति मतलब प्रकृति, वाद मतलब विचार। तो मनुष्य कुछ नहीं सोच सकता, उसी पर्यावरण के ही अधीन है, उसके सारे क्रियाकलाप पर्यावरण के ही अधीन है। यह बात कौन कहता है? नियतिवाद कहता है। मनुष्य पर्यावरण के नियंत्रण में रहता है, इसे ही नियति, निश्चितवाद या प्रकृतिवाद कहते हैं। बहुत सिंपल सा है कि मनुष्य पर्यावरण के ही कंट्रोल में है, वो कुछ नहीं कर सकता पर्यावरण से बाहर जाके, सब कुछ उसका पर्यावरण के ही कंट्रोल में है, इसे ही हम नियतिवाद कहते हैं। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस तीर को हमने पर्यावरण का रूप दिया है ना। ये तारे तीर मतलब घिरा हुआ है मनुष्य, इसके बीच में, पर्यावरण के बीच में, इसलिए इस विचारधारा को हम नियतिवाद कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं। मतलब नियतिवाद कहते हैं मानव कुछ नहीं है, नथिंग, जो करता है पर्यावरण ही करता है, जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अधिक प्रकृति से पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फल नहीं मिलेंगे तो कैसे खाएगा? तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसी ये विचारधारा कौन मानते हैं? जो नियतिवाद की विचारधारा मानते हैं उनके मत हैं। इस विचारधारा को मानने वाले मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्य कुशलता तथा जीवन पद्धति आदि को भी पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित मानते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या कहना है वो? मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्य कुशलता, जीवन पद्धति, ये सब किसके हैं? पर्यावरण के अधीन है, ठीक है। और पर्यावरण के जो कारक है उनका इन पर प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा को मानने वाले कौन कौन है? एक यूनानी है अरस्तु, रोमन स्ट्रेबो, जर्मन के हेरोडस, इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेडजे आदि। ये नियतिवाद को मानने वाले विचारक हैं। ये सभी विचारक मानते हैं कि पर्यावरण महत्वपूर्ण है, ना कि मनुष्य। पहले आदि मानव पेड़ पौधों के बल पर ही जीवित था। यदि पहले पर्यावरण नहीं होता तो मनुष्य भी नहीं होता।
अतः हम कह सकते हैं कि नियतिवाद पर्यावरण को महत्व देता है और मनुष्य को पर्यावरण के नियंत्रण में मानता है। देखो, मैंने टेक्निकल लैंग्वेज के साथ साथ इसमें अपनी खुद की भी लैंग्वेज लिखी है। अब इस लैंग्वेज को आप पढ़कर समझ सकते हो। इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मनुष्य सिर्फ पर्यावरण के अधीन है। जो पहले का जो आदि मानव था उसका खान पान पेड़ पौधों पर ही निर्भर था, ठीक है। सोना जागना सब पर्यावरण के ही उसके अधीन था। आदि मानव देखा तो क्या नहीं आप लोगों ने, पर आदि मानव के बारे में आपने जानकारी सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो आदि मानव खाने पीने के लिए पेड़ पौधों पर निश्चित प्रकृति के द्वारा उसे जो भी जानवर मिलते उनका शिकार करता, उन्हें खाता, ठीक है। नदियों से पानी मिलता उसे पीता। तो पूर्ण रूप से वो पर्यावरण के ऊपर ही डिपेंड था। तो मैंने इसमें जो लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज इतनी कोई लॉजिकल लैंग्वेज नहीं है, कोई टिपिकल इसमें नहीं लिखा है मैंने, ये आपको समझ में ना आए। तो जो लिखा है मैंने इजी लैंग्वेज में, और उसके साथ एक और लैंग्वेज डाली थी। इस प्रकार की मैंने एक लैंग्वेज डाली है जो ब्रैकेट से स्टार्ट है और ब्रैकेट में क्लोज है। इसका मतलब इसमें लिखी हुई बात हमारी जनरल लैंग्वेज है। इसको पढ़कर हम पूरे उस विचारधारा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, फिर हम इस बात को पढ़ते हैं एक बार, और आप समझना कि इसमें कितना इजी वे में लिखा हुआ है और क्या आपको समझ में आ रहा है। ये सभी विचारक मानते हैं कि पर्यावरण महत्वपूर्ण है। कौन से विचारक? ये सारे विचारक, ना कि मनुष्य। पहले आदि मानव पेड़ पौधों के बल पर ही जीवित था। यदि पहले पर्यावरण नहीं होता तो मनुष्य भी नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि नियतिवाद पर्यावरण को महत्व देते हैं, मनुष्य को पर्यावरण के नियंत्रण में मानते हैं। तो जैसी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं हमको समझ में आ रहा है। तो अब उसके बाद है संभावनावाद, संभववाद, ठीक है। ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। नियतिवाद कहते हैं कि मनुष्य पर्यावरण के कंट्रोल में है, और संभववाद कहते हैं नहीं, पर्यावरण मनुष्य के कंट्रोल में, पर्यावरण मनुष्य के कंट्रोल में है। देखो, संभववाद मानते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण है बजाय पर्यावरण। पर्यावरण मनुष्य के कारण नहीं है। मनुष्य चाहे तो इसे तहस नहस कर सकता है। बिल्कुल, आज आप देखते हैं, एक अणुबम लगाओ सबको तहस नहस हो जाता है। एक छोटा सा एक वायरस चल रहा है जिसने पूरी पृथ्वी को हिला के रख दिया, तो तहस नहस कर सकता है। मनुष्य चाहे तो वातावरण बना सकता है। ये नियतिवाद के विचार विपरीत विचार रखते हैं। तो किसने लाइन बोली है? मनुष्य चाहे तो वातावरण बना सकता है। तो आपने कई दिल्ली में भी सुना होगा, बारिश नहीं हो रही तो कृत्रिम बारिश की गई। बारिश नहीं हो रही थी तो कृत्रिम बारिश की गई, मतलब वातावरण ने सहयोग नहीं किया मनुष्य का, तो मनुष्य ने क्या किया? कृत्रिम बारिश कर दी। तो मतलब बारिश तो हो गई। तो वातावरण किसके कंट्रोल में आ गया? मनुष्य के कंट्रोल में आ गया। चलो आगे चलते हैं। विडाल डी ला ब्लास एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, संभववाद के जनक हैं, मानते हैं इनको। सॉरी, अब क्या हुआ आपको? विडाल डी ला ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं जो संभववाद के जनक माने जाते हैं। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देती है और इसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखती है कि मनुष्य सक्रिय है जबकि वातावरण असक्रिय है, और वातावरण मनुष्य के कंट्रोल में चलता है। मनुष्य जैसा चाहे वैसा वातावरण बना सकता है, उसे तहस नहस भी कर सकता है। ये बात बोलते हैं संभववाद के विचारक। इस विचारधारा के अनुसार नियतिवाद का सिद्धांत कि मनुष्य प्रकृति का दास है अस्वीकृत कर दिया गया है। मना कर दिया, भैया जो कह रहे हो बकवास है, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, जबकि प्रकृति मनुष्य की दास है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, बारिश करा दी थी, वो कुछ केमिकल्स वगैरह का किया उन्होंने और बारिश में। तो मनुष्य
अपने अनुसार मैं मानता हूँ कुछ हद तक प्रकृति का निर्माण कर लेता। नियतिवाद में तो क्या हुआ, पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना और उसका दास माना किसको, मनुष्य को। नियतिवाद में मनुष्य पर्यावरण के कंट्रोल में, जबकि संभववाद में पर्यावरण मनुष्य के कंट्रोल में है। ठीक है, उसी क्रम में आगे चलते हैं नव निश्चयवाद। दो बात हो गई, क्या कि नियतिवाद कहता है मनुष्य पर्यावरण के कंट्रोल में है, जबकि संभववाद कहता है नहीं, पर्यावरण मनुष्य के कंट्रोल में है। तो अब नव निश्चयवाद क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे भैया दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, काम ही नहीं चल सकता। ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी ये क्रियाएं पारस्परिक रूप से चल रही हैं। ठीक है, देखो पर्यावरण मनुष्य के ऊपर निर्भर है और मनुष्य पर्यावरण के ऊपर निर्भर है। ये एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और मनुष्य पर्यावरण का उपयोग करता है और पर्यावरण मनुष्य का उपयोग करता है। नवनिश्चयवादी मानते हैं कि पृथ्वी पर पर्यावरण व मानव दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, अर्थात पर्यावरण नहीं है तो मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, व मानव नहीं है तो पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। इससे दोनों ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। जब मनुष्य नहीं है तो पर्यावरण किस काम का, और जब पर्यावरण नहीं है तो मनुष्य किस प्रकार जिंदा रहेगा। भाई खाने वाला ही नहीं है तो कौन खाएगा, और खाना है ही नहीं तो क्या खाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर हैं। नवनिश्चयवाद जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। इसके कौन है महान भूगोलवेत्ता? ग्रिफिथ टेलर हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार उन्होंने नवनिश्चयवाद को रुखो और जाओ का नाम दिया। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को किसका नाम दिया? रुखो और जाओ। कैसे दिया? देखो ये लाइट है जो आपके लगी होती है, कहाँ पर? जहाँ चौराहे होते हैं, हम गाड़ी लेके जाते हैं तो एक लाइट मिलती है आपको। रेड लाइट कहती है रुक जाओ, येलो कहती है धीरे चलो, ग्रीन कहती है चल दो। ठीक है, तो उसी आधार पर इन्होंने दिया है। इसको समझते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसका मतलब ये हुआ, ये कहते हैं रुको, पहले क्या करो, आपको जैसे कोई पेड़ है आपको दिखाई दे रहा है और काटने जा रहे हो उस पेड़ को आप, तो काटने से पहले वो नवनिश्चयवाद कहता है कि पहले रुको। रेड लाइट मतलब रुको, येलो मतलब सोचो कि भैया ये आवश्यक है काटना। यदि आप प्रकृति का तहस-नहस, प्रकृति को आप नुकसान पहुंचाने वाले हो, पेड़ काटना के नुकसान पहुंचाना ही है प्रकृति को, परंतु पहले रुको, सोचो कि वास्तव में इसको काटना सही रहेगा, क्या इसके बिना काटे मेरा काम चल जाएगा, और मेरे को काटना ही है, बहुत ज़रूरी आवश्यक है, तो चलो। समझ में आया? भाई आपको पेड़ काटना है तो पहले रुक जाओ आप, फिर विचार करो कि वास्तव में इसको काटना ज़रूरी है। यदि बिना काटे काम चल सकता है तो हमको प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और नहीं भैया मुझे बहुत ज़रूरी है और इसकी मुझे आवश्यकता है, तो फिर आप ये कार्य कर सकते हो, आप उस पेड़ को काट सकते हो। ठीक है, रेड लाइट कहती है रुको, येलो कहती है विचार करो, ग्रीन कहती है विचार तो कर लिया। यदि विचार में यदि आपके ये आया कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं रुक गए। लगता है आपको ज़रूरत है तो आप उसे ग्रीन मतलब जाओ और काट सकते हो। पेड़ काटने से पहले रुको, विचार करो कि पेड़ काटने से फायदा होगा या नुकसान। पेड़ काटने से फायदा होगा या नुकसान,
ठीक है, उस विचार का निर्णय के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही है। हमें पहले रुकना, प्रकृति को पेड़ काटने या प्रकृति को नुकसान, कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए पहले हमें रुक के विचार करना चाहिए मन में कि वास्तव में हमें उससे फ़ायदा होगा या नुकसान। फ़ायदा है तो अब काट लो, नुकसान हो रहा है हमें कि भैया काट लिया, पड़ा है, कोई मतलब ही नहीं काट, तो इस तरह की बातें हों तो नहीं काटना चाहिए। तो ये 3 विचारधाराएं थी। पहली थी नियतिवाद, वापस एक बार रिवाइज करेंगे इस चीज़ को जिससे हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ उस चीज़ की। पहली थी आपकी नियतिवाद। नियतिवाद मानती है कि मनुष्य पर्यावरण के कंट्रोल में है, और इस विचारधारा को मानने वाले कौन कौन है? यूनानी अरस्तु, रोमन स्ट्रेबो, जर्मन। ये आपको कुछ नाम, अरस्तु स्ट्रेबो नाम याद कर लो, ज़्यादा आपको नाम याद नहीं हो पा रहे तो आप कुछ नाम याद कर लो जिससे आपको कि आपको कोई पूछे कि नियतिवाद, निश्चयवाद, प्रकृतिवाद विचारधारा को मानने वाले कौन कौन से विचारक थे, तो आप कह सकते हो अरस्तु थे, स्ट्रेबो थे, ठीक है। और हमबोल्ड भी याद कर लो, या कार्ल लीडर याद कर लो, या रेडजे, जो भी आपको सिंपल लगे वो आप उनके नाम, विचारकों के नाम आप याद करके रख सकते हैं, ठीक है। अब संभववाद कहता है नहीं, पर्यावरण मनुष्य के कंट्रोल में है, और इस विचारधारा को मानने वाले से थे विडाल डीला ब्लास। इस विचारधारा को मानने वाले कौन थे? विडाल डीला ब्लास, फ्रांसीसी थे, इस विचारधारा को मानने वाले थे, ठीक है। ये क्या रखनी है? नव निश्चयवाद ये कहती है कि प्रकृति मनुष्य पर निर्भर है, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है। इसी क्रम में एक ऑस्ट्रेलियन थे ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया उसको? रुको, सोचो, रुको और जाओ का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? रुको और जाओ। कैसे दिया? देखो, रुको मतलब सोचो कि पेड़ काट, पहले रुक जाओ, फिर सोचो कि काटना ही नहीं काटना। यदि आपको लगता है इसको काटने से मुझे फ़ायदा है तो काटो, लगता है नुकसान है तो मत काटो। ये काम किया किसने? नव निश्चयवाद, और सिद्धांत दिया था ग्रिफिथ टेलर जो ऑस्ट्रेलिया थे। तो तीनों विचार धाराएं आपको याद समझ में आ गई होंगी। नियतिवाद मनुष्य को कंट्रोल में करती है पर्यावरण, अरस्तु। नवनिश्चय संभववाद पर्यावरण कंट्रोल में मनुष्य के, डीला ब्लास। और नवनिश्चयवाद दोनों आपस में किसी के ऊपर निर्भर है, ग्रिफिथ टेलर, रुको और जाओ का सिद्धांत। जी, प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करनी है। प्रकृति पर मानव के प्रयास की छाप कैसे दिखाई देती है ना? एक क्वेश्चन आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन लिया इसमें से। देखो, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। बिल्कुल, फल आएंगे तो ही हम फल खाएंगे, नदी में पानी आएगा तो हम उसे पिएंगे। तो प्रकृति हमें अवसर देते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लग जाती है। देखो कैसे कैसे पड़ते हैं। अब देखो पहाड़ियाँ हैं, तरंगित पहाड़ियाँ, बहुत झाड़ी कटीले पहाड़ियाँ हैं, उनमें भी मनुष्य ने जाके क्या बना दिए? चारागाह बना दिए, है ना। महासागरों में समुद्री मार्ग बना दिए, प्रकृति ने दिया था आपको, वातावरण के द्वारा प्रदान किया महासागर, उसमें भी मनुष्य ने क्या बना दिए? समुद्री मार्ग बना दिए। तटों पर समुद्री पतन हो गया, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल बन गई। पहाड़ देखो आप, जितने भी मंदिर हैं लगभग सब पहाड़ियों पर, जहाँ चढ़ना भी मुश्किल होता था, आज वहाँ पर हम आसानी से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, रास्ते बने हुए हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, इतनी ऊंचाई के ऊपर बसें चल रही हैं, पहुँच जाती हैं वहाँ पर। तो क्या हुआ? मनुष्य ने अपनी छाप छोड़ दी, किस पर? प्रकृति के ऊपर, इन क्रियाकलापों के द्वारा। प्रकृति का मानवीकरण मनुष्य के आधार पर प्रकृति में परिवर्तन
उपरोक्त बिंदु के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति पर मानव के प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन क्लियर करा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लेसन पूरा नहीं हुआ है, कुछ संबंधित प्रश्न बन रहे थे, मैंने आपके सामने दिखाएं आपको। देखो, निश्चयवाद की अवधारणाओं को 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निश्चयवाद की अवधारणाओं की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या मानव के प्रकृतिकरण को उदाहरण से समझाइए। देखो, इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। मनुष्य जो भी कार्य करता है प्रकृति के अनुसार ही होते हैं। प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है। मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी अवस्था में रहता है, अपनी आदिम अवस्था में रहता है। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर ही निर्भर हैं। जंगलों में तो खैर अभी कई जगह हैं कहाँ अभी लोग जंगलों में रहते हैं, जैसे आदि मानव रहा करता। हालांकि कुछ परिवर्तन है, कुछ जनजातियाँ ऐसी जनजातियाँ हैं जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उन जनजातियाँ आज भी जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है, शिकार करती है। ठीक है, उन्हीं से अपन जीवन यापन होता है, उनके आर्थिक क्रियाकलाप हैं। वो जो पहले था वैसा ही वो कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो प्रकृति पर चीज़ों का उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक होगा क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्रमबद्ध भूगोल और प्राकृतिक भूगोल में अंतर क्या है? देखो, क्रमबद्ध भूगोल मैंने डायग्राम बनाया, हमें लिखा है इसमें जलवायु। क्रमबद्ध कहता है किसी एक प्रदेश की, किसी भी एक प्रदेश की, क्रमबद्ध भूगोल कहता है किसी भी एक प्रदेश की के बारे में आप अध्ययन करो, तो जानकारी प्राप्त करो। किसी भी एक प्रदेश के बारे में आप अध्ययन करो, जानकारी प्राप्त कर रहे हो, वो कहलाता है क्रमबद्ध। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में आप मालूम करना चाह रहे हो कि जलवायु कैसी है, तो राजस्थान में जलवायु के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, उसकी जलवायु का ही पता लगा रहे हैं। ठीक है, हम जैसे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में मिट्टी कैसी है, भूमि कैसी है, वहाँ की उपजाऊ है, तो उस मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक ही पर्टिकुलर एक विशेष भौगोलिक इकाई का वर्णन, उसका अध्ययन करना ही क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। तो क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। ये अध्ययन एकांकी रूप से होता है। यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन खोजवा तत्वों को प्रस्तुत करता है, खोजे गए तत्वों को ही प्रस्तुत करता है। प्रादेशिक भूगोल का मतलब होता है किसी एक प्रदेश की संपूर्ण जलवायु, मिट्टी, है ना, और वातावरण और भी कोई भौगोलिक इकाइयाँ हैं, उन सब का वर्णन करना। किसी से अपने ले लिया दिल्ली, हम दिल्ली की संपूर्ण जो भौगोलिक इकाई है उनका वर्णन कर रहे हैं। हम ले लिए गोवा, तो गोवा की संपूर्ण भौगोलिक इकाइयों का वर्णन कर रहे हैं। सिर्फ एक ही स्टेट की, एक ही प्रदेश की संपूर्ण जो भौगोलिक इकाई हैं, जैसे जलवायु है, मृदा है, तापमान है, वर्षा है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें आती है प्रादेशिक भूगोल में आती है। तो प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। यह अध्ययन समकालिक होता है, कुछ समय के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंधों को प्रकट करता है। यह जनसंख्या लेते हैं। अब जनसंख्या तो भैया आज कुछ और है, अगले साल कुछ और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, जो भी है। मृत्यु दर क्या थी, क्या बढ़ जाएगी। तो ये क्या होती हैं, भौगोलिक इकाइयाँ होती हैं, समकालिक होती हैं, कुछ समय के लिए इनका विवरण इकट्ठा किया जाता है और रखा जाता है। ठीक है, और इसमें मनुष्य के मानव और वातावरण के संबंधों को प्रकट करते हैं इस प्रादेशिक भूगोल के अंदर। तो क्रमबद्ध भूगोल में तो क्या करते हैं अपन, किसी एक ही प्रदेश की जानकारी ले रहे हैं अपन, सॉरी किसी एक प्रदेश की पर्टिकुलर
किसी एक ही भौगोलिक इकाई के बारे का अध्ययन कर रहे हैं, क्रमबद्ध भूगोल होता है। और प्रादेशिक भूगोल में क्या करते हैं अपन, एक ही प्रदेश की संपूर्ण भूगोलिक इकाइयों का अपन अध्ययन कर रहे हैं, प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, समय काफ़ी हो चुका है, तो आप इसको देखें। आपको लगता है समझाने का अच्छा प्रयास किया है इजी लैंग्वेज में, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी कमियां हो तो बताएं मुझे। आपको और क्या सीखना, और कोई भी जो डाउट्स हो आप उस डाउट्स कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। आप जितना कमेंट्स करेंगे, जितने डाउट्स पूछेंगे, मैं क्लियर करूँगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट मैं दे पाऊँगा। ये मैं आपसे वादा भी करता हूँ और आपसे उम्मीद भी रखता हूँ कि आप साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, मेरा सहयोग भी करेंगे, मैं आपका सहयोग करूँगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।